एग्जाम्पल नंबर 17 लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे और हमने कंप्लीट कर लिया था तब टोटल देर आर 3 हाउस प्रॉपर्टी तप एंड त्याग बोथ आर लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी एंड ममता दैट इज सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी। तो तीनों का कंबाइंड टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करना था विश्वा का, दैट इज अस इज योर ओनर ऑफ दिस 3 हाउस प्रॉपर्टी। तब का हमने कंप्लीट किया था। अभी हम स्टार्ट करने वाले त्याग, तो वंस अगेन दैट इज लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी। तो कंटिन्यू करते यहाँ पे देखो फर्स्ट कंप्लीट किया, क्या लिखा है यहाँ पे देखो दैट इज नंबर 1 ए टॉप दैट इज लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी। अभी नंबर 2 लिखेंगे यहाँ पे, दैट इज कौन सा है देखो यहाँ पे सेकंड दैट इज त्याग और वो भी लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले हम टाइटल लिख देंगे यहाँ पे दैट इज त्याग और ब्रैकेट में लिखेंगे वो भी कैसा हाउस प्रॉपर्टी, लेट आउट, जो रेंट पे दे रखा है विश्वा ने। तो वंस अगेन कैलकुलेशन करने का जो फॉर्मेट था वो वही रहेगा जो हमने टॉप लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी में नंबर 1 में जो कैलकुलेशन किया है। तो सबसे पहले हम जीएवी कैलकुलेट करेंगे, जीओई के बाद म्यूनिसिपल टैक्स माइनस करेंगे और फिर 2 डिडक्शन माइनस करेंगे। तो प्रोसीजर वही रहने वाला है, तो सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। तो देखो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा ये जो सब लिखा है वो कॉपी कर रहा हूँ बिकॉज सेम प्रोसीजर रहने वाला है यहाँ पे भी। तो देखो ये रहा दैट इज 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हमें जीएवी कैलकुलेट करना पड़ेगा त्याग और वंस अगेन देखो दैट इज लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी। तो लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी में जीएवी कैलकुलेट करना है। तो जीएवी कैलकुलेट करने के लिए टोटल 4 वैल्यू का हम यूज़ करते थे, याद करो स्टूडेंट, दैट इज फेयर रेंट, म्यूनिसिपल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट एंड एक्चुअल रेंट रिसीवेबल। तो 4 में से 3 वैल्यू यहाँ पे अवेलेबल है, देखो दैट इज म्यूनिसिपल वैल्यू इज अवेलेबल, फेयर रेंट एंड रेंट रिसीवेबल दैट इज ARR। तो तीनों वैल्यू लिख सकते हैं। सामने देखो क्या लिखा है अब त्याग हाउस में, म्यूनिसिपल वैल्यू दैट इज 20,000, फेयर रेंट दैट इज 26,000 एंड रेंट रिसीवेबल दैट इज 2,000 पर मंथ। और इसके रिलेटेड एडजस्टमेंट है या नहीं वो भी आपको ध्यान में रखना है स्टूडेंट, क्योंकि अगर यहाँ पे प्रीवियस ईयर लेस देन 12 मंथ हुआ तो ये 20,000 26,000 अकॉर्डिंगली मंथ के हिसाब से आपको थोड़ा रिड्यूस करना पड़ेगा। पर देखो एडजस्टमेंट वंस अगेन कि हाउस प्रॉपर्टी जो तब था उसका ही 2 एडजस्टमेंट था। देखो द टेनेंट वो वॉज इन पोजीशन ऑफ तब अप टू 29 फरवरी, तो वो हमने कैलकुलेट कर लिया, हैज़ नॉट पेड 10 मंथ रेंट दैट इज अनरियलाइज रेंट, द हाउस तब हैज़ रिमेन वैकेंट इन मार्च 2021 और उसको बोलेंगे लॉस ड्यू टू वैकेंसी। तो यहाँ पे जो एडजस्टमेंट दिए थे 2 वो कौन से हाउस प्रॉपर्टी के थे, नंबर 1 दैट इज तब। अभी त्याग में कोई भी एडजस्टमेंट है नहीं, तो हम एनुअल वैल्यू उसकी कंसिडर करेंगे और इसके हिसाब से ही सॉल्व करेंगे। तो म्यूनिसिपल वैल्यू सबसे पहले हम कंपैरिजन करते, देखो यहाँ पे दैट इज फेयर रेंट एंड म्यूनिसिपल वैल्यू। तो देखो ऊपर फेयर रेंट कितना दिया 26,000 एंड म्यूनिसिपल वैल्यू दैट इज 20,000। तो लिखते हैं यहाँ पे 26,000 फेयर रेंट एंड म्यूनिसिपल वैल्यू 20,000। तो लिखेंगे यहाँ पे 26,000 और म्यूनिसिपल वैल्यू दैट इज 20,000। और दोनों में से जो हायर अमाउंट होगा वो दैट इज योर एक्सपेक्टेड रेंट 1। तो एक्सपेक्टेड रेंट 1 में हायर अमाउंट कौन सा आएगा, दैट इज 26,000 और यही 26,000 यहाँ पे लिखते थे और इसकी कंपैरिजन करते हैं स्टैंडर्ड रेंट। बट वंस अगेन स्टैंडर्ड रेंट इज़ नॉट अवेलेबल हियर, तो हमने NA लिख दिया और जब एक ही वैल्यू अवेलेबल हो तो बाय डिफ़ॉल्ट वही आपको आंसर लिख देना है, दैट इज़ योर एक्सपेक्टेड रेंट 2 विल बी द 26,000 रुपीज़। फिर देखो एक्सपेक्टेड रेंट वंस अगेन स्टेप नंबर 3 में लिखते थे यहाँ पे, फिर एक्चुअल रेंट रिसीवेबल। तो एक्चुअल रेंट रिसीवेबल जब भी लिखो तब देख लेना आपको कि कॉस्ट ऑफ अमेनिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल है या फिर और एक बात, हम 2 बातें हम माइनस करते थे ARR में से। कौन सी बात है कि कॉस्ट ऑफ अमेनिटीज़ एंड अनरियलाइज रेंट, राइट, अनरियलाइज रेंट। तो दोनों में से एक भी इंफॉर्मेशन त्याग के केसेस में नहीं है, तो हम डायरेक्टली जो 2,000 पर मंथ दिया है उसको ही क्या करें, मल्टीप्लाई बाय 12 करके लिख देंगे। तो देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ दैट इज़ 24,000। अगर ना पता चले सर कैसे आए 24,000, तो 2,000 पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 12, तो आंसर आएगा दैट इज़ योर 24,000 रुपीज़। अब विच एवर देखो क्या हम कंसिडर करते हैं, हायर, लोअर और हायर। तो थर्ड जो आपका आंसर रहेगा स्टूडेंट दैट इज़ योर GAV और दोनों में से कौन सा दैट इज़ योर एक्सपेक्टेड रेंट
3 भी बोल सकते हो उसको और GAV भी बोल सकते हो, थर्ड स्टेप का आंसर। तो विच एवर इज हायर, क्या कंसिडर कर, देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दैट इज हायर। तो ये याद रखना, हायर, देखो यहाँ पे हायर, लोअर और हायर, तो यहाँ पे दोनों में से हायर अमाउंट कौन सा है, दैट इज 26,000। तो ये फाइनल आंसर जो आपका है वो यहाँ पे लिख देते हैं। ओके, अगर लॉस ड्यू टू वैकेंसी दिया होता तो हम क्या करते, उसमें से माइनस करने के बाद इसको हम ग्रॉस GAV कंसिडर करते और लॉस ड्यू टू वैकेंसी को माइनस करने के बाद फाइनल GAV यहाँ पे लिखते हैं। पर यहाँ पर डायरेक्टली स्टेप नंबर 3 का आंसर फाइनल GAV क्यों आ गया, बिकॉज लॉस ड्यू टू वैकेंसी त्याग के केसेस में है ही नहीं, तो वो डायरेक्टली लिख सकते हो। या फिर याद रखने के लिए एक सिंपल वे क्या है कि देखो वंस अगेन एक स्टेप बढ़ जाएगा पर आपको फॉर्मेट याद रह जाएगा कि लेस लॉस ड्यू टू वैकेंसी, तो लॉस ड्यू टू वैकेंसी तो है ही नहीं, तो यहाँ पे आंसर आप लिखते थे फॉर एग्जांपल 26,000 विच एवर इज हायर, और लॉस ड्यू टू वैकेंसी तो 0 है, तो वंस अगेन आपका फाइनल GAV कितना आएगा, दैट इज 26,000। तो अगर नहीं दिया है तो जरूरी नहीं कि सर यहाँ पे लॉस ड्यू टू वैकेंसी 0 लिख के फिर लिखो, डायरेक्टली भी आप वहाँ पे लिख सकते हो 26,000। उसके बाद देखो क्या हम माइनस करते स्टूडेंट, बताओ मुझे, माइनस क्या करना है यहाँ पे GAV में से, राइट, म्यूनिसिपल टैक्स, और वो भी कैसा होना चाहिए, पेड बाय, बताओ स्टूडेंट, पेड बाय ओनर, यस, दोनों, देखो 3 दे सकते हैं आपको, तो तीनों का मतलब एक ही है कि पेड बाय ओनर दे तो भी लिख सकते हो, या ACC तो भी, या फिर ACC का नेम भी लिख के देख सकते हैं कि विश्वा, तो तीनों एक ही बात है। तो देखते हैं ऐसा कोई म्यूनिसिपल टैक्स दिया या नहीं दिया है वहाँ पे क्वेश्चन में। देखो म्यूनिसिपल टैक्स अब 18,000, टफ वाले केस में क्या था, डायरेक्टली आपको अमाउंट दे दिया था, और यहाँ पे क्या है 10%, सर परसेंटेज है, तो अब अमाउंट कैसे फाइंड आउट करें, कुछ स्टूडेंट मुझे बताएगा कैसे अमाउंट फाइंड आउट करेंगे। मैंने बताया था आपको प्रीवियस लेक्चर्स में, म्यूनिसिपल टैक्स जो पेड होता है वो कौन सी अमाउंट के परसेंटेज में पे होता है, म्युनिसिपल वैल्यू से टैक्स होता है। राइट, म्यूनिसिपल वैल्यू, तो म्यूनिसिपल वैल्यू के कुछ परसेंटेज क्या होता है, म्यूनिसिपल टैक्स पेड होता है। तो यहाँ पे म्यूनिसिपल वैल्यू देखो कितना है, दैट इज 20,000, और उस पर 10% म्यूनिसिपल टैक्स पेड होगा। वंस अगेन सर यहाँ पे लिखा तो है नहीं कि ओनर ने पे किया है, ACC ने पे किया है या टेनर ने पे किया है, तो वंस अगेन याद दिला कि जब तक आपको लिख के ना दे कि म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय टेनेंट, ऐसा स्पेसिफाई करके ना दे, तब तक उसको क्या एज्यूम करना है कि इट इज़ पेड बाय ACC और ओनर। तो 10% माइनस करेंगे यहाँ पे देखो, तो ना पता चले तो लिखना यहाँ पे दैट इज़ 20,000 के 10% दैट इज़ 2,000, और वो म्यूनिसिपल टैक्स यहाँ पे आएगा 2,000। फिर 26,000 से 2,000 माइनस करोगे तो क्या आंसर आएगा स्टूडेंट, 24,000 को क्या बोलेंगे, राइट, NAV, दैट इज़ अगर उसका फुल फॉर्म लिखे तो नेट एनुअल वैल्यू। फिर क्या माइनस करना है स्टूडेंट, लेस, राइट, 2 डिडक्शन, तो डिडक्शन लिखते हैं यहाँ पे। फिर नंबर 1 बताओ स्टूडेंट क्या होगा, नंबर 1, यस, स्टैंडर्ड डिडक्शन, और कैसे अमाउंट कैलकुलेट करना है, 30% ऑफ NAV। तो NAV आपका कितना है देखो, दैट इज़ 24,000, तो 24,000 के 30%, तो अमाउंट आया 7,200। तो वो सबसे पहले इनर कॉलम में लिख देते। देखो यहाँ तक तो सब कुछ सिंपल था आपके लिए, बिकॉज बहुत बार ये एडजस्टमेंट हम डिस्कस कर चुके ऑलरेडी। ठीक है, वेट, आपको नाम तो पता होगा, दैट इज़ इंटरेस्ट ऑन लोन बोरो, कि हाउस प्रॉपर्टी, जिस हाउस प्रॉपर्टी का आप टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट कर रहे हो, उस हाउस प्रॉपर्टी को विश्वा ने मतलब ओनर ने इधर एक्वायर किया होगा रेडीमेड हाउस प्रॉपर्टी, या फिर उसको कंस्ट्रक्शन करवाया होगा। तो उसके पीछे क्या था, उनके पास खुद का फंड नहीं था, तो
कहीं पे जाके बैंक में जाके लोन लिया उस हाउस प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए या कंस्ट्रक्ट करवाने के लिए या फिर रिपेयर करवाने के लिए, और उस लोन पे अगर वो बैंक को इंटरेस्ट पे कर रही है तो उस ऐसा डिडक्शन कौन सा मिलता है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन लोन बोरोड। अगर डिडक्शन नंबर 1 का नेम दे दैट इज कौन सा होगा, दैट इज अंडर सेक्शन 24A, और ये वाला डिडक्शन का नेम क्या है, दैट इज अंडर सेक्शन 24B। तो सेक्शन 24B में ये डिडक्शन मिलता है कि इंटरेस्ट ऑन लोन बोरोड, और वो लोन किस पर्पस के लिए होना चाहिए, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ देखो, दैट इज एक्वायर्ड या फिर रिपेयर, कैपिटल नेचर का रिपेयर एक्सपेंडिचर किया है वो, या फिर आप कह सकते हो वहाँ पे दैट इज इंटरेस्ट ऑन लोन बोरोड, पर वो लोन किस पर्पस के लिए होना चाहिए, दैट इज एक्वायर्ड, रिपेयर और कंस्ट्रक्शन। तो उसके रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दी आपको एग्जांपल में, देखो इंटरेस्ट, दो इन्फॉर्मेशन, नंबर 5 वेट, दो इन्फॉर्मेशन है। नंबर 5 देखो, इंटरेस्ट ऑन पेड हाउसिंग लोन फॉर कंस्ट्रक्शन और रिपेयर, और उसको मैंने लिख दिया पोस्ट कंस्ट्रक्शन, पर एग्जाम्पल में ऐसा लिखा नहीं होगा कि पोस्ट कंस्ट्रक्शन, तो मैंने प्रीवियस लेक्चर लिया था उसमें लिखा था, अदरवाइज क्या था, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन पेड ऑन हाउसिंग लोन फॉर कंस्ट्रक्शन और रिपेयर पोस्ट कंस्ट्रक्शन। और यहाँ पे क्या देखो नंबर 8, इंटरेस्ट ऑन लोन पेड ड्यूरिंग, ये वर्ड लिख के दिया था ड्यूरिंग वाला, और इसके बेस पे हमने कैलकुलेशन किया था। तो प्रीवियस नोट्स पहले याद कर लेते। देखो ये रहा कि कोई भी लोन अगर बोरो किया है बैंक में से, किस पर्पस के लिए, हाउस प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए, हाउस प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट करवाने के लिए, उसको रिपेयर करवाने के लिए, या फिर रिकंस्ट्रक्शन करवाने के लिए, तो उस लोन पे अगर इंटरेस्ट पे करता है 80 तो उसको डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 24B में, इस तरह से। तो उसमें क्या था कि पूरा डिडक्शन आपको मिलेगा, आपने जितना लोन लिया है उस पर जितना इंटरेस्ट पे करो, प्रिंसिपल अमाउंट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जितना इंटरेस्ट पे कर रहे हो वो सारा आपको डिडक्शन मिलेगा, पर उसको दो पार्ट में गवर्नमेंट आपको डिडक्शन देगा, दैट इज फर्स्ट है प्री कंस्ट्रक्शन और सेकंड है यहाँ पे पोस्ट कंस्ट्रक्शन। तो दो पार्ट में पूरा डिडक्शन आपको मिलने वाला है। तो सर प्री कंस्ट्रक्शन एंड पोस्ट कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, तो एग्जाम्पल में कुछ एग्जाम्पल में आपको क्या प्रोवाइड किया होगा स्टूडेंट, दैट इज डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन, कि जिस हाउस प्रॉपर्टी का आप टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट कर रहे हो उस हाउस प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ था। तो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है उसके आगे का जितना भी टाइम पीरियड है दैट इज प्री कंस्ट्रक्शन, और उसके बाद का जितना पीरियड है दैट इज पोस्ट कंस्ट्रक्शन। देखो नाम के बेस पे पता चलेगा कि कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने से पहले वाला टाइम को नॉर्मली क्या बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में, दैट इज प्री कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के पहले का टाइम, और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद का टाइम दैट इज पोस्ट, तो कंस्ट्रक्शन के बाद का टाइम दैट इज पोस्ट कंस्ट्रक्शन। तो ये दो पार्ट में टोटल डिडक्शन मिलता है यहाँ पे। तो ये वाली जो बात है डेट ऑफ लोन टेकन फिर डेट ऑफ रीपेमेंट, वो अभी हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में डिस्कस करेंगे, पर अभी इस एग्जाम्पल में क्या स्टूडेंट देखो, प्री एंड पोस्ट कंस्ट्रक्शन का इंटरेस्ट वाला अमाउंट आपको कैलकुलेट करके रेडीमेड प्रोवाइडेड है, तो फिर हम इंडिविजुअली क्यों कैलकुलेट करें। तो वंस अगेन सर पता कैसे चला कि प्री कंस्ट्रक्शन वाला ये और पोस्ट कंस्ट्रक्शन वाला ये है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन लोन पेड ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन पीरियड। तो ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन पीरियड वर्ड कब यूज़ करते हो, जब कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ओके मैं सब लोग ड्यूरिंग द लेक्चर, तो इसका मतलब क्या है कि लेक्चर में मैं कुछ डिस्कस कर रहा हूँ, तो उसी तरह से कंस्ट्रक्शन पीरियड का मतलब क्या होगा, ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन पीरियड मतलब जब कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और जब कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है कंप्लीट नहीं हुआ होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्री कंस्ट्रक्शन। फिर दूसरा पार्ट तो हमें बाय डिफॉल्ट पता चल जाएगा कि प्री कंस्ट्रक्शन हमें मिल गया, प्री कंस्ट्रक्शन का इंटरेस्ट मिल गया, तो पोस्ट कंस्ट्रक्शन का रिमेनिंग जो होगा वो कौन सा होगा, पोस्ट कंस्ट्रक्शन ही होगा। तो मैंने नंबर 8 में क्या आइडेंटिफाई कर लिया कि ये स्टूडेंट क्या है, प्री कंस्ट्रक्शन वाला है, किसके बेस पे, ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन लिखा है इसके बेस पे। तो और नंबर 5 वाला कौन सा रह जाएगा स्टूडेंट बताओ, ये कौन सा वाला होगा, यस पोस्ट कंस्ट्रक्शन। तो अभी देखो इस एग्जाम्पल में रेडीमेड प्रोवाइड है, इंटरेस्ट कितना पे हुआ, पर कुछ एग्जाम्पल में क्या होगा कि आपको ये रेडीमेड प्रोवाइडेड नहीं होगा, लोन कब लिया था, फिर कंप्लीशन कंस्ट्रक्शन का कब कंप्लीट हुआ था, लोन रीपे कब हुआ था, फिर लोन का टोटल अमाउंट कितने रुपीस का लोन लिया था,
फिर उस लोन पे इंटरेस्ट रेट कितना चार्ज होने वाला था, ये सारी इन्फॉर्मेशन देंगे और इसके बेस पे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि प्री कंस्ट्रक्शन और पोस्ट कंस्ट्रक्शन का इंटरेस्ट कितना आ रहा है, फिर आप लिखोगे। पर अभी फर्स्ट एग्जांपल है इस एडजस्टमेंट वाला, तो आपको रेडीमेड प्री एंड पोस्ट कंस्ट्रक्शन का अमाउंट दे दिया है, तो यहाँ पे हमें वो कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं। पर जो डिडक्ट करने का वे है वो दोनों में अलग अलग है स्टूडेंट। तो वंस अगेन देखो यहाँ पे देखते हैं कि पता तो चल गया सर हमें कि प्री कंस्ट्रक्शन का अमाउंट और पोस्ट कंस्ट्रक्शन का अमाउंट पता चल गया, पर कैसे आप रिडक्शन कैसे करोगे उसका। तो देखो यहाँ पे वेट, पहले हम लिखते हैं प्री कंस्ट्रक्शन का। प्री कंस्ट्रक्शन का कितना है, देखो नंबर 8 वाला, दैट इज इंटरेस्ट ऑन लोन पेड ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन पीरियड, सॉरी इंटरेस्ट ऑन लोन पेड ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन पीरियड, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। और यहाँ पे देखो अमाउंट दिया दैट इज 10,000। तो कैसे कैलकुलेट होता है ध्यान याद रखना इसके बेस पे। ओके, यहाँ पे ये इमेज उसमें नहीं लिख पाएंगे, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखो दैट इज प्री कंस्ट्रक्शन, वेट करना। प्री कंस्ट्रक्शन में रूल्स क्या है कि जितना भी आपको इंटरेस्ट बन के आ रहा है, दैट इज कितना इंटरेस्ट है, अभी यहाँ पे हमें अमाउंट मिल गया कि इंटरेस्ट इन रुपीज़, तो डायरेक्टली रेडीमेड प्रोवाइडेड दैट इज 10,000 रुपीज़ इंटरेस्ट, ये हमने कैलकुलेट कर लिया फॉर एग्जाम्पल। अभी डिडक्शन करने का वे क्या है, तो गवर्नमेंट आपको डायरेक्टली ऐसा नहीं बोलेगा कि 10,000 रिड्यूस कर लो, कि उसको क्या करेंगे वहाँ पे कुछ इंस्टॉलमेंट के बेस पे आप रिड्यूस कर सकते हो कि एक ही साल में। अभी आपका रिलेवेंट प्रीवियस ईयर क्या है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखो दैट इज RPY, दैट इज योर रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, और वो कौन सा, दैट इज 2020 to 21, दैट इज 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट होगा और 31 मार्च 2021 पे कंप्लीट होगा, दैट इज इस साल का आपका रिलेवेंट प्रीवियस ईयर है। तो रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में ये टोटल 10,000 दिया आपको प्री कंस्ट्रक्शन वाला, तो पूरा आप एक ही साल में माइनस नहीं कर सकते हो। गवर्नमेंट आपको क्या बोल रहा है कि इसको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, देखो रूल्स क्या है, इसको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में क्या करेंगे, डिडक्शन देंगे। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट डिडक्शन। तो एवरी ईयर कितना मिलेगा स्टूडेंट, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में अगर ये रिड्यूस करना है 10,000 पूरा 2,000, हाँ, तो 1 ईयर का कितना होगा यहाँ पे, दैट इज 2,000 रुपीज़। तो देखो 10,000 ऐसा नहीं बोल रहे, गवर्नमेंट क्या बोले कि 10,000 पूरा डिडक्शन देना है हमें, पर एक साथ नहीं देंगे। क्या करेंगे, एवरी ईयर हम आपको 2,000 डिडक्शन देंगे और 5 साल के लिए। तो 10,000 देखो ओवरऑल डिडक्शन तो आपको मिल गया वो पूरा, पर रूल्स क्या है कि 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में ये डिडक्शन आपको मिल सकता है। तो अभी सर एक साल में 2,000 रिड्यूस करना है, तो अभी क्या है, रिलेवेंट प्रीवियस है 2020-21, तो इस साल में आप रिड्यूस कर सकते हो 2,000 रुपीज़। तो देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 2,000, पर कौन से ईयर, 5 साल में आपको 2,000 रिड्यूस करने, पर वो 5 साल कौन से रहेंगे, तो वो भी तो आपको पता होना चाहिए इंस्टॉलमेंट वाला। ओके, तो इसमें क्या रूल्स है यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ कि देखो रूल्स के हिसाब से मैं कुछ पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनना, फिर यहाँ पे एज अ सिंपल मैं नोट्स लिख रहा हूँ। इंटरेस्ट ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, सच एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इज डेटेबल इन 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट बिगिनिंग फ्रॉम द प्रीवियस ईयर इन विच कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी इज कंप्लीटेड। देखो ये स्टार्ट कहाँ से होगा, डिडक्शन मिलना स्टार्ट कहाँ से होगा, इट विल स्टार्ट सर 5 साल में 2,000 हमें डिडक्शन लेना है, तो ये 5 साल 2,000 रिड्यूस करना कहाँ से स्टार्ट करना है, डिडक्शन कब से लेना है, इट विल स्टार्ट फ्रॉम, लिख रहा हूँ यहाँ पे देखो सिंपल लैंग्वेज में, इट विल स्टार्ट फ्रॉम प्रीवियस ईयर। अब आपको पता चलेगा कि कंस्ट्रक्शन जो डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन था वो इंपॉर्टेंट क्यों था। इट विल स्टार्ट फ्रॉम प्रीवियस ईयर इन विच
in which construction is completed। तो ये 2000 डिडक्शन कहाँ से स्टार्ट करना है 5 इंस्टॉलमेंट में, जब आपका डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको ये डिडक्शन देना है यहाँ पे। तो क्या होगा देखो यहाँ पे कंप्लीशन डेट कौन सा है कंस्ट्रक्शन का, दैट इज़ 31 मार्च 2016 दिया है आपको, 31 मार्च 2016। तो यहाँ पे मैं डेट लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनना स्टूडेंट, यहाँ पे जो भी मैं लिख रहा हूँ और बोल रहा हूँ 31 मार्च 2016। तो ये क्या है कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हुआ था उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे प्रोवाइडेड है। अब देखो इसके बेस पे कैसे कैलकुलेशन होगा वो, कि ये ईयर लिखा है मार्च 2015-16, तो इसके बेस पे कैसे कैलकुलेशन होगा देखो यहाँ पे, दैट इज़ कि मैं 5 साल लिख रहा हूँ कि ये कहाँ से मिलना ये मार्च 2016 है, तो इनडायरेक्टली बोल सकते 2015-16 का ईयर लिखा है, ठीक है। मार्च 2016 पे कंप्लीट हो रहा है, तो स्टार्ट कब हुआ होगा ये प्रीवियस ईयर 15-16, तो देखो यहाँ पे दैट इज़ 2016-17, फिर 2017-18, फिर 2018-19 एंड 2019-20। देखो 2019 एंड 20। तो एक माइनर करेक्शन में करवा रहा हूँ स्टूडेंट आपको, ये आप करेक्शन कर लेना। जो डेट लिखा है शायद वो मैंने जो पुरानी बुक में था वो सेम डेट लिखा है, तो वेट करना, अभी मैं आपको एक करेक्शन करवा रहा हूँ। एग्जाम्पल जो दिया है उसमें यहाँ पे 31 मार्च 2016 लिखा है, उसकी जगह आप लिख देना 17, और 18 लिखा है यहाँ पे देखो, उसके बाद 31 मार्च 2000 लिख देना वहाँ पे 2019। तो कंप्लीशन कब हुआ कंस्ट्रक्शन मार्च 2017 में, तो मार्च 2017 वाला ईयर कौन सा होगा देखो, अभी ये रिमूव कर रहे हैं, देखो मार्च 2000 यहाँ पे लिख देते हैं 17, तो 2016-17 ये आपका क्या होगा, लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन। देखो इस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ था, डेट दिया है देखो 31 मार्च 2017, तो उसका इनडायरेक्टली मतलब क्या है कि 2016-17 वाला जो प्रीवियस ईयर था उसमें कंप्लीशन हो गया था कंस्ट्रक्शन का, तो उसके बाद देखो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा मिलना, दैट इज़ योर फर्स्ट ईयर, दैट इज़ योर फर्स्ट ईयर। उसके बाद देखो सेकंड ईयर कौन सा आएगा, दैट इज़ 16-17 के बाद कौन सा आता है, दैट इज़ ये वाला आपका नंबर 2, फिर यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे दैट इज़ योर नंबर 3, फिर यहाँ पे दैट इज़ योर नंबर 4, और 2020-21, और ये आएगा दैट इज़ योर नंबर 5। तो वंस अगेन रूल्स क्या कर रहे हैं, अब ध्यान से सुनना, प्री कंस्ट्रक्शन का टोटल इंटरेस्ट कितना था यहाँ पे, दैट इज़ 10,000, और रूल्स क्या है उसमें कि 10,000 एक ही साथ आप रिड्यूस नहीं कर सकते, उसको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में आप रिड्यूस कर सकते हो। तो 10,000 डिवाइडेड बाय 5, तो एवरी ईयर आप कितना रिड्यूस कर सकते हो 2,000 अंडर सेक्शन 24B। डिडक्शन तो पूरा मिलेगा 10,000, पर एक साल में 2,000 आप रिड्यूस कर सकते हो इस अमाउंट के हिसाब से। अब कहाँ से रिड्यूस करना स्टार्ट करना है, तो जिस प्रीवियस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया हो तब। तो एग्जांपल में आपको डेट दिया था 31 मार्च 2017, तो ये फर्स्ट ईयर कौन सा आएगा आपका यहाँ पे डिडक्शन का, दैट इज़ 2016-17। कैसे लिखा, मार्च 2017 है, तो ये स्टार्ट कब हुआ होगा ये प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल 2016, तो उसको हम इनडायरेक्टली क्या बोलते हैं 16-17, और उसके बाद 4 साल लिख दो 17-18, 18-19, 19-20 एंड 20-21। तो अभी देखो कि ये आपने सारे डिडक्शन ऑलरेडी ले लिए होंगे स्टूडेंट, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20। अभी हम किस प्रीवियस ईयर का इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं 2020-21 का। तो देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि 2000 यहाँ पे रिड्यूस करने का आपको चांस मिला होगा, फिर सेकंड ईयर जो ये है यहाँ पे भी आपको 2000 रिड्यूस करने का चांस मिला होगा, फिर यहाँ पे नंबर 3 देखो
ओके वेट। तो यहाँ पे भी देखो हर एक जगह पे आपको 2000 लिख देते हैं, यहाँ पे 2000, फिर नंबर 4 2000 और नंबर 5 यहाँ पे 2000। इस तरह से आपको रिड्यूस कर लेना था रील्स के हिसाब से। तो ये 8000 का माइनस तो ऑलरेडी आप कर चुके हो जब आपने प्रीवियस से 2019-20 का टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट किया होगा, तब 2000 रिड्यूस किया होगा। उसके आगे 18-19 में भी 2000 रिड्यूस किया। तो अभी आप कौन से इनकम कैलकुलेट कर रहे हो प्रीवियस ईयर के, दैट इज 2020-21। तो उसमें देखो डिडक्शन आ रहा है 2000। तो अभी आप यहाँ से माइनस कितना कर सकते हो, ओनली 2000। तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में आपका डिडक्शन अभी भी 2000 आपको रिड्यूस करने का चांस मिल रहा है। तो यहाँ पे मैंने 2000 लिख दिए। एक बार और रिपीट करना चाहिए, ध्यान से सुनना अभी कि इंटरेस्ट ऑन लोन बोरोड, तो वो अगर एक्वायर पर्पस के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, रिपेयर के लिए, रिन्यू करने के लिए, रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए, तो उस लोन पे जो इंटरेस्ट पे करते हो उसमें आपको डिडक्शन मिलता है पूरा, जितना भी इंटरेस्ट पे करते हो। पर सबसे पहले क्या है, 2 पार्ट में डिडक्शन मिलता है, प्री कंस्ट्रक्शन एंड पोस्ट कंस्ट्रक्शन। क्लासीफाई कैसे करें, तो आपको एग्जांपल में डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन दिया होगा, तो उसके आगे का टाइम पीरियड दैट इज प्री, और उसके बाद का टाइम दैट इज पोस्ट कंस्ट्रक्शन। फिर प्री कंस्ट्रक्शन का अभी नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है कि आपको इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, डायरेक्टली गिवन नहीं होगा। पर इस एग्जांपल में क्या डायरेक्टली प्री कंस्ट्रक्शन का इंटरेस्ट गिवन था, दैट इज 10,000। तो वो 10,000 के बेसिस पे हमने क्या किया यहाँ पे देखो लिख दिया कि प्री कंस्ट्रक्शन का और आपका रिलेवेंट प्रीवियस ईयर 2020-21 और प्री कंस्ट्रक्शन का टोटल इंटरेस्ट कितना दिया आपको, दैट इज 10,000। तो गवर्नमेंट क्या करे कि एक ही साथ में 10,000 पूरा रिड्यूस नहीं करना है, हम आपको क्या करेंगे 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में ये डिडक्शन देंगे। तो मैंने क्या किया यहाँ पे देखो 10,000 डिवाइडेड बाई 5, तो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में एक इंस्टॉलमेंट कितना आएगा 2,000 का, वो आप एक साल में रिड्यूस कर सकते हो। पर वंस अगेन क्वेश्चन कि सर कहाँ से रिड्यूस करना स्टार्ट करें, तो कहाँ से स्टार्ट होगा रिड्यूस करना, दैट इज डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन वाला जो प्रीवियस ईयर होगा वहाँ से स्टार्ट करना है। तो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हुआ था, मार्च 2017 में, तो वो प्रीवियस ईयर के हिसाब से देखें तो कौन सा ईयर होगा 16-17, 1 अप्रैल 2016 टू 31 मार्च 2017। तो दैट इज़ योर फर्स्ट ईयर जहाँ पे आप 2000 वाला जो डिडक्शन है वो माइनस कर सकते हो। तो उसके बाद अभी तो 2000 उस टाइम की 8000 बाकी है, तो उसके बाद देखो 2000, 2000, 2000, 2000 एंड 2000, तो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट हो गए। अब स्टार्ट कहाँ से करना था डिडक्शन लेना, 2016-17 दैट इज कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो उसके बाद के 4 जो ईयर हो गए उसमें भी आप 2000 रिड्यूस कर सकते थे। तो देखो उसके बाद के 4 साल में कौन से लेके 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21। तो ये 4 साल का डिडक्शन तो आपने ऑलरेडी माइनस कर दिया होगा जब इस प्रीवियस ईयर के आपने टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट किए होंगे पास्ट में। पर अभी हम कौन से प्रीवियस ईयर का टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करें 2020-21। तो अभी भी देखो 2000 रिड्यूस करने का चांस मिल रहा है बिकॉज ये 5th इंस्टॉलमेंट अभी रिड्यूस करना बाकी था। तो इसीलिए 2000 यहाँ पे क्या क्वालिफाई कर गया और ये डिडक्शन मैंने अंडर सेक्शन 24B में लिखा। ये 2000 यहाँ से रिड्यूस किए मैंने। अब देखो टोटल डिडक्शन कितना है 7200 प्लस 2000। ओके, अभी भी देखो और एक डिडक्शन है। ये तो हमने कौन सा कैलकुलेट किया स्टूडेंट पता है आपको, दैट इज़ योर 2000 के बाद यहाँ पर डैश करके मैं लिख देता हूँ, दैट इज़ योर प्री कंस्ट्रक्शन। ये तो प्री कंस्ट्रक्शन क्या है। अभी पोस्ट कंस्ट्रक्शन का भी ये तो मैंने एक ही पार्ट लिखा, देखो ये वाला प्री कंस्ट्रक्शन। वेट देखो अभी मैंने जो रिड्यूस किए वो कौन से थे स्टूडेंट, इससे यही वाला देखो दैट इज़ योर प्री कंस्ट्रक्शन वाला। तो अभी पोस्ट कंस्ट्रक्शन वाला भी आपको अलग से एग्जांपल में दिया है। देखो नंबर 5 देखते हैं अभी, देखो यहाँ पे इंटरेस्ट अनपेड ऑन हाउसिंग लोन, और वो एक प्री कंस्ट्रक्शन आइडेंटिफाई कर लिया। तो ये नंबर 5 वाला कौन सा होगा, दैट इज पोस्ट कंस्ट्रक्शन। अब पोस्ट कंस्ट्रक्शन में ऐसा कुछ भी रूल्स नहीं है, डायरेक्टली यू कैन रिड्यूस 6000। जितना भी टोटल अमाउंट दिया है वो डायरेक्टली आपको क्या करना है, रिड्यूस कर लेना है। तो यहाँ पे दोनों साथ में लिखने पड़ेंगे अंडर सेक्शन 24B में। तो प्री कंस्ट्रक्शन हमने 2000 कैलकुलेट किया नोट्स लिख के, और प्लस क्या करेंगे यहाँ पे, दैट इज पोस्ट
कंस्ट्रक्शन का कितना दिया है, दैट इज़ 6000, वो डायरेक्टली माइनस कर देना है। तो टोटल इंटरेस्ट कितना आ रहा है, देखो दैट इज़ यहाँ पे 6000 प्लस 2000, तो आंसर यहाँ पे आएगा दैट इज़, वेट, यहाँ पे लिखेंगे 8000। अब टोटल करो दे 8000 प्लस 7200, तो टोटल आंसर है यहाँ पे 15200, और 24000 में से 15200 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा स्टूडेंट बताओ। स्टूडेंट आंसर बोलो। 8800। तो यहाँ पे लिख दे टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और ये हाउस कौन था, दैट इज त्याग। लिख देते हैं यहाँ पे 8800। अब नंबर 3 वाला देखो दैट इज कौन सा है। अब ये आपके लिए थोड़ा नया है पर ये बहुत ही सिंपल। देखो जब भी आप टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करो तो सबसे पहले ध्यान में क्या रखना स्टूडेंट, ये कि वो लेट आउट है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, या फिर फॉर ओन खुद के बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए वो हाउस प्रॉपर्टी यूज़ किया है, या फिर पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड पार्टली लेट आउट है। तो तीनों 4-5 जो केसेस वो आपको याद रखने पड़ेंगे। तो अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ा है कि लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी का टैक्सेबल इनकम कैसे कैलकुलेट होता है। तो अभी देखो क्या है, ममता दैट इज़ वन ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी ऑफ विश्वा, और ये कौन सा है, सेल्फ ऑक्यूपाइड। कि ममता वाला जो हाउस प्रॉपर्टी है उसमें विश्वा खुद रह रही है, दैट सेल्फ ऑक्यूपाइड। ओनर ऐसा तो नहीं कि 3 हाउस प्रॉपर्टी तो तीनों लेट आउट करेंगे तो फिर जो ओनर है वो कहाँ पे रहेगा। तो नॉर्मल केसेस में क्या होता है कि जो ओनर होता है वो एक हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड करके रखता है और रिमेनिंग जो एक्स्ट्रा हाउस प्रॉपर्टी होती है उसको लेट आउट कर देता है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही केस है कि विश्वा के पास 3 हाउस प्रॉपर्टी थे, उसमें से ममता वाला जो हाउस प्रॉपर्टी उसमें वो खुद रह रही है, और रिमेनिंग 2 हाउस दैट इज तप एंड त्याग वो लेट आउट करके रखें। तो लेट आउट वाला तो मैंने आपको पढ़ा है कैसे कैलकुलेट करना है टैक्सेबल इनकम। अभी सेल्फ ऑक्यूपाइड में देखो, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड मतलब यहाँ पे आपकी अर्निंग कैपेसिटी इतनी नहीं होगी। देखो अगर आप खुद रह रहे हो तो उसमें अर्निंग कैपेसिटी कैसे आएगी, तो इसी के इस लॉजिक के पीछे क्या है रीज़न, दैट इज़ आपको यहाँ पे एग्जांपल स्टार्ट कहाँ से, देखो मैं नंबर 3 लिख रहा हूँ सबसे पहले यहाँ पे। नंबर 3 हाउस प्रॉपर्टी का नेम था दैट इज ममता, और ये क्या था दैट इज सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो जब भी आपको कोई हाउस प्रॉपर्टी दे और वो कौन सा वाला हो, सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो आपको क्या करना है, NAV तक आपको क्या करना है, 0 ही लिख देना है यहाँ पे, या फिर नील लिख सकते हो यहाँ पे। NAV तक आपको क्या करना है, 0 ही लिख देना है। सर ऐसा क्यों किया, तो देखो ये यहाँ तक जो मैं अमाउंट लिखवाता था आपको ग्रॉस एनुअल वैल्यू, तो वो सब क्या शो कर रहा है, ये देखो ये 26,000 क्या शो कर रहा है, दैट इज़ द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। कि जो प्रॉपर्टी लेट आउट करके रखा है उसका अर्निंग कैपेसिटी कितना था, ये 26,000 GAV ये शो कर रहा है। तो जिस हाउस प्रॉपर्टी में ओनर खुद रहता हो उसका अर्निंग कैपेसिटी तो होगा ही नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे क्या नेट एनुअल वैल्यू डायरेक्टली ऐसा ही लिखना है, GAV माइनस म्यूनिसिपल टैक्स कुछ भी नहीं करना है आपको। NAV तक आपको क्या करना है, डायरेक्ट लिख दो नेट एनुअल वैल्यू और उसको 0 लिख दो। फिर NAV के बाद हम क्या करते, दैट इज डिडक्शंस। तो डिडक्शन में 2 डिडक्शन थे, तो वेट करना थोड़ा, यहाँ पे रो ऐड कर देते हैं। ओके, तो डिडक्शन, तो नंबर 1 अंडर सेक्शन 24A डिडक्शन दोनों मिलेंगे, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A। तो स्टूडेंट ये पॉइंट क्लियर हुआ यहाँ तक, यस और नो? यस सर। हाँ ओके। तो ये NAV आपको क्या करना है, जब भी कोई सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी दे तो NAV 0 लिख के फिर स्टार्ट करो। देखो कितना सिंपल होगा कि अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी दे तो वो डिफिकल्ट वाले स्टेप ही नहीं आएंगे कि लॉस ड्यू टू वैकेंसी याद रखो, म्यूनिसिपल टैक्स किसने पे किया वो याद रखो, फिर आप अनरियलाइज रेंट कैलकुलेट करो, 3 स्टेप फॉलो करो, सब कुछ फिनिश। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड में ये आपको बेनिफिट रहेगा कि NAV आपको 0 लिख देना है, तो ऊपर के जो स्टेप थे थोड़े लेंथी थे और सब कुछ याद रखना पड़ता, वो पूरा यहाँ पे क्या हुआ, वो स्टेप ही रिमूव हो गए। तो अब 2 डिडक्शन तो आपको मिल सकते हैं दोनों। तो
तो डिडक्शन के केसेस में क्या देखो अंडर सेक्शन 24 है, दैट इज स्टैंडर्ड डिडक्शन। अब देखो ये भी मैं सिर्फ लिखने के लिए लिख रहा हूँ, अदरवाइज ये डिडक्शन भी नहीं मिलेगा। देखो स्टैंडर्ड डिडक्शन तो क्या हुआ 30% ऑफ NAV। अब देखो आपका NAV 0 मैंने लिख दिया है, तो ये भी डिडक्शन कहाँ से मिलेगा, तो मैंने लिखने के लिए लिखा, अदरवाइज यहाँ पे भी आप 0 लिख सकते हो डायरेक्टली। स्टूडेंट क्लियर यहाँ तक पता चला? Yes. हाँ ओके। तो देखो सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो एग्जाम्पल में क्या होगा, जब भी आपको यूनिवर्सिटी में एग्जाम्पल पूछेंगे तो 2 हाउस प्रॉपर्टी पॉसिबिलिटीज है कि लेट आउट दे और एक आपको दे वहाँ पे सेल्फ ऑक्यूपाइड। क्यों? बिकॉज अगर तीनों हाउस प्रॉपर्टी स्टूडेंट आपको लेट आउट वाले देते हैं तो क्या होगा, देखो एग्जाम्पल कितना लेंथी हो जाएगा कि ये नंबर 1 तब हमने कंप्लीट किया, फिर नंबर 2 हमने कंप्लीट किया त्याग, और ममता वाला भी लेट आउट वाला दिया होता, तो फिर हमें वंस अगेन GAV कैलकुलेट करना पड़ता, म्यूनिसिपल टैक्स माइनस करना पड़ता, फिर NAV, फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन। ओके, तो ये ऐसी पॉसिबिलिटीज है कि 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड 2 लेट आउट दे और एक सेल्फ ऑक्यूपाइड, पर हमें उसको वो एक्सपेक्ट नहीं करना है कि हमें क्या करना है, हमारे कॉन्सेप्ट के हिसाब से जाना है। तो देखो अंडर सेक्शन ये वाला अंडर सेक्शन 24B तो एक ही डिडक्शन उनको मिलता है, तो डायरेक्टली आप क्या बोल सकते हो कि सर जब भी सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी दे तो एक ही बात आपको ध्यान में रखनी है कि उसमें इंटरेस्ट ऑन लोन बोरोड वाला डिडक्शन कैसे कैलकुलेट करना है, रिमेनिंग सब कुछ आपका नील आएगा, 0 आएगा। तो अभी देखो वो तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, तो उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन क्या प्रोवाइडेड है, वंस अगेन प्री एंड पोस्ट कंस्ट्रक्शन तो हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि 12,000 है दैट इज योर प्री कंस्ट्रक्शन एंड 3,000 है दैट इज योर पोस्ट कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे 2 हम इंटरेस्ट माइनस करते, तो पहले लिख देते देखो प्री कंस्ट्रक्शन वाला प्लस पोस्ट कंस्ट्रक्शन, दोनों को अलग अलग तरीके से कैलकुलेट करो। तो इंटरेस्ट का अमाउंट नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैन्युअली कैलकुलेट करना पड़ेगा, यहाँ पे रेडीमेड प्रोवाइडेड, पर वंस अगेन नोट्स तो आपको लिखने पड़ेंगे उसके बेस पे। तो जिसको अभी वंस अगेन ये वाला जो नोट्स है वो स्टूडेंट रिवाइज होगा, ध्यान देना, जो ये अभी मैंने लिखवा यही नोट्स रिवाइज होगा किसके हिसाब से। देखो तो सबसे पहले मैं इसको क्या कर रहा हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और उसके साइड में यहाँ पे लिख देता हूँ। ये देखो अब यहाँ पे क्या है, प्री कंस्ट्रक्शन आपका रिलेवेंट प्रीवियस ईयर है 2020-21, तो अभी 2000 यहाँ से हम रिमूव कर रहे हैं। अब इंटरेस्ट का अमाउंट देखो, ममता वाली सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी उसमें प्री कंस्ट्रक्शन है, ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन मतलब प्री कंस्ट्रक्शन कितना दिया है 12,000, तो यहाँ पे वो अमाउंट लिख रहे हैं हम, देखो दैट इज 10,000 की जगह कितने लिखेंगे 12,000। तो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में डिडक्शन मिलना है, तो अब स्टूडेंट कितना हो जाएगा यहाँ पे 2,000 की जगह 2,400। कैसे कैलकुलेट किया ना पता चले तो देखो 12,000 और 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में डिवाइड करना है, तो डिवाइडेड बाय 5, तो आंसर आ जाएगा देखो 2,400। फिर क्या रूल्स क्या था कि ये 2,400 5 साल आप क्या करो रिड्यूस कर लो, तो टोटल डिडक्शन आपका 12,000 हो जाएगा। पर रिड्यूस करने की शुरुआत कहाँ से करनी है, इट विल स्टार्ट फ्रॉम द प्रीवियस ईयर इन विच कंस्ट्रक्शन इज कम्प्लीटेड। तो कंस्ट्रक्शन का डेट अभी आपको इंपॉर्टेंस पता चल रहा होगा कि प्रीवियस एग्जाम्पल में सर कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ वो देते थे, फिर आप हमें बताते थे कि अभी कंसिडर नहीं करना, तो अभी देखो ये अब कंसिडर करना है आपको कैलकुलेशन करने के लिए। तो वंस अगेन डेट कौन सा देखो मार्च 2019, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे मार्च 2070 जगह 19। तो अब देखो यहाँ पे ईयर कैसे चेंज हो रहे हैं कि फर्स्ट वाला डिडक्शन है 2,400, ये कौन सा होगा 2018-19, मार्च 19 है, मतलब शुरुआत कब होगी उस प्रीवियस ईयर की 18 में, तो 2018-19। उसके बाद देखो यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूँ सब कुछ, तो यहाँ पे आएगा 2019 और 20, फिर 2020 21, फिर यहाँ पे लिखेंगे 2021 22 और लास्ट वाला ईयर आएगा दैट इज 2022 और 23। तो सर ये तो फ्यूचर में चला गया, तो कोई बात नहीं, जब नेक्स्ट ईयर आप 22-23 का टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करो तब ये 2,000 माइनस करना। अभी आपके लिए रिलेवेंट कौन सा होगा इस सारे केसेस में देखो 2,000, अभी ये वाला
तो अभी देखो 2000 का आपको चांस, सॉरी 2400 यहाँ पे लिखना है, तो वो लिख लेते 2400, 2400, 2400 और यहाँ पे भी 2400। देखो 2020-21 रिलेवेंट प्रीवियस ईयर है और उस प्रीवियस ईयर में आपको 2400 एज अ प्री कंस्ट्रक्शन वाला इंटरेस्ट रिड्यूस करने का चांस मिल रहा है, तो आप रिड्यूस करोगे। तो यहाँ पे अब आंसर कितना आएगा स्टूडेंट, दैट इज़ देखो एक तो हमने कैलकुलेट कर लिया प्री कंस्ट्रक्शन का, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दैट इज़ 2400। स्टूडेंट पता चला यहाँ तक? Yes, sir. हाँ ओके। अभी देखो पोस्ट कंस्ट्रक्शन का जो है वो तो डायरेक्टली लिख देना है 3000, यहाँ पे लिखा है 3000, तो वो डायरेक्टली लिख देंगे यहाँ पे पोस्ट कंस्ट्रक्शन का दैट इज़ 3000। तो टोटल कितना दैट इज़ 5400, 5400। अब वो आउटर कॉलम लिखेंगे 5400। अब जीरो में से 5400 माइनस करोगे तो आपका आंसर माइनस में आएगा 5400। तो सर ये तो लॉस आ गया कि, तो जैसे अकाउंटिंग में लॉस आता है तो आप लिखते हो लॉस, उसी तरह से यहाँ पे भी लॉसेस के चांसेस है। तो अब क्या लिखना है, देखो अभी तक मैं क्या लिख रहा, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अभी मैं क्या लिखूंगा, लॉसेस फ्रॉम और लॉस फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी, लॉस फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी। और तो टोटल अब देखो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, टोटल टैक्सेबल इनकम फ्रॉम, शॉर्ट में लिख रहा हूँ हाउस प्रॉपर्टी। तो तीनों का टोटल करना है 1 + 2 + 3, देखो 1 + 2 + 3। तो टोटल करोगे स्टूडेंट यहाँ पे कितना आंसर आएगा, देखो सबसे पहले वाला कौन सा था, दैट इज़ 43,600। तो प्लस फिर देखो सेकंड क्या था यहाँ पे आंसर, दैट इज़ 8,800। अब थर्ड वाला क्या स्टूडेंट, देखो माइनस में, तो वो हम क्या कहें 5,400 माइनस में लिखेंगे। तो आपका आंसर कितना आएगा, फाइनल आंसर दैट इज़ 47,000। ना पता चले तो लिख देना यहाँ पे कि सबसे पहले वाला आंसर है दैट इज़ 43,600, इतना था स्टूडेंट। देखो 1 सेकेंड, हाँ। फिर नंबर 2 8,800 प्लस, पर ये क्या था माइनस में आंसर था, तो 5,400। तो ये मैंने कुछ किया नहीं, तीनों जो इंडिविजुअल हाउस प्रॉपर्टी के टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट किए थे उसको मैंने सिर्फ क्या किया यहाँ पे कंबाइन किया है। तो ये रहा स्टूडेंट दैट इज़ योर एग्जाम्पल नंबर कौन सा वाला है, देखो 17। और